हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो है 11th क्लास के लिए। तो 11th क्लास की हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ, हिंदी गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है, तो उसका उसकी जो एक्सरसाइज है यानी कि गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर। आज का जो वीडियो है उसमें पहले चैप्टर यानी कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस चैप्टर के गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर को आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हम कैसे करें, तो प्लीज़ इसको डिस्क्राइब करिएगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में इस पहले चैप्टर के गद्यांश के पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिएगा लाइक के बटन को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देख लेते हैं। तो सबसे जो पाठ का जो नाम है वो मैंने पहले से बता दिया आपको, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। तो गद्यांश पर आधारित सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो पहला पैराग्राफ आपका है तो ये है, आप अपनी अपनी किताब को खोल लीजिएगा और सामने रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इस पैराग्राफ को पूरा नहीं लिखा है। तो मैंने सिर्फ हिंट्स के लिए इतना लिखा है कि हमारे हिंदुस्तानी यहाँ से लेकर के और याद दिलावे तक, ये जो आपका पहला पैराग्राफ था तो उसका है। तो उसमें से देखिएगा उसके उपर्युक्त उसके जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है इसको तो मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, सारा कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगी। लेकिन अगला जो इसके बाद जो भी पैराग्राफ आएंगे तो उसकी जो है आपको व्याख्या खुद करनी पड़ेगी और खुद आपको लिखना पड़ेगा, उसका संदर्भ और प्रसंग वगैरह आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। इस जो ये वाला टॉपिक है पहला वाला, तो इसको मैं आपको डिटेल से समझा दूंगी। उसका कारण ये है कि गद्यांश की व्याख्या करने में हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। हाँ, काव्य के लिए मान सकती हूँ कि काव्यांश की व्याख्या करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसकी मीनिंग्स वगैरह जानने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। लेकिन गद्यांश की व्याख्या तो हम इजीली कर सकते हैं। बस उसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है कि आपको उस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे ढंग से पढ़ लेना है, अच्छे ढंग से पढ़ के उसको समझ लेना है। उसके बाद में आपको कोई भी पैराग्राफ दे दिया जाता है तो आप उसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो पहला वाला ये है तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। उसके बाद में आपको जो दूसरे पैराग्राफ में जो भी व्याख्या दी जाएगी वो आपको स्वयं करनी होगी। तो देखते हैं कि पहले पैराग्राफ के पहला चैप्टर क्या पूछता है। ये देखिए, इसका का नंबर है। तो का नंबर का ये का पहला क्वेश्चन है वो है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिख देना पाठ का नाम, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है अभी मैंने बताया, और लेखक का नाम, जो लेखक है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो ऊपर गद्यांश दिया गया है ये वाला हमारे हिंदुस्तानी, ये डॉट डॉट करके मैंने जो लिखा है, तो इसमें जो रेखांकित अंश है वो ये लाइन है। इस लाइन की व्याख्या पूछ रहा है कि हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, तो इस लाइन की व्याख्या करके मुझे बताइए, इस लाइन की व्याख्या करनी है। तो देखते हैं इसको डिटेल से। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले लिखना है आपको संदर्भ। कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक, ये भी आपको ध्यान रखना है, आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध, ये एक निबंध है, ये जो इनका चैप्टर है से उद्गृत है। इसके बाद लिखेंगे प्रसंग को। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से आत्मविश्वास एवं दृढ़ इच्छा शक्ति को खो चुके भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी से की गई है। लेखक ने भारतवासियों के आलस्य की भी चर्चा की है। तो इस प्रकार से हम इसका प्रसंग भी लिख देंगे। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करनी है। इसकी व्याख्या में हम क्या लिखेंगे, देखिए एक ही लाइन है और एक लाइन की हम व्याख्या जो है वो करने वाले हैं। तो व्याख्या कैसे करेंगे देखिएगा। तो व्याख्या में लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी से की है। जैसे कि रेलगाड़ी है, देखते हैं आगे पढ़ते जाते हैं।
से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से अत्यंत उत्तम डिब्बे होते हुए भी कोई रेलगाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें कोई इंजन ना लगा हो। यानी कि हमारे पास भी बहुत सारा, हमारे अंदर भी बहुत सारे टैलेंट भरा हुआ हम भारतीयों के अंदर भी, लेकिन हमें जब तक कोई मार्गदर्शक करने वाला नहीं मिलता है, जब तक हमें कोई बताने वाला नहीं मिलता है, जब तक हमें कोई चलाने वाला नहीं मिलता है, तो हम अपने बुद्धि विवेक से जरा भी आगे नहीं चल सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो देखिएगा, रेलगाड़ी से करते हुए कहा, जिस प्रकार से अत्यंत उत्तम डिब्बे होते हुए भी कोई रेलगाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक उसमें कोई इंजन ना लगा हो। इंजन लगने का मतलब क्या होता है? ठीक उसी तरह भारतीय सक्षम होते हैं। इंजन लगने का मतलब ये होता है कि जब तक उसको कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं मिलता है। तो ठीक उसी तरह भारतीय सक्षम होते हुए भी हमेशा किसी न किसी के नेतृत्व की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वे स्वयं कुछ नहीं कर सकते जब तक इन्हें किसी इंजन से नहीं जोड़ा जाता, अर्थात इन्हें कुशल मार्गदर्शक नहीं मिल जाता, तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि इनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा। तो क्या कह रही हैं फिर इसके बाद में, इन्हें कुशल मार्गदर्शक मिल जाता तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाते। इनकी स्थिति रेलगाड़ी की तरह, जिस तरह से रेलगाड़ी में बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास और स्लीपर सारे डिब्बे होते हैं, उनमें एसी डिब्बे भी होते हैं, लेकिन वो चलेंगे तभी जब उनमें इंजन लगाया जाएगा। बिना इंजन के वो आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही उसमें एक से वीआईपी क्यों ना डिब्बे हों, लेकिन जब तक हम उनमें इंजन नहीं लगाएंगे तब तक वो एक भी डिब्बा आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो हो गई आपकी एक लाइन की व्याख्या। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? तो लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? रेलगाड़ी के सदृश बताया। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उसी पैराग्राफ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जो पैराग्राफ दिया जाता है उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस केवल करना इतना होता है कि हमें उस पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना होता है और पढ़ के उसके अर्थ को समझना होता है। तो बस हम सारे क्वेश्चंस के आंसर को यूं ही कर लेंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात तो नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने बोला तो इसलिए मैं आपको ये डिटेल से करवा रही हूँ। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है वो है, काचुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो इस कथन से लेखक का आशय है कि हमारे देशवासियों को सही नेतृत्व देने वाला, उनकी क्षमता एवं योग्यता से परिचित कराने वाला, उनके पौरुष का स्मरण कराने वाला यदि कोई मिल जाएगा तो वे उसी प्रकार जागृत हो जाएंगे जिस प्रकार जामवंत द्वारा याद दिलाने पर हनुमान जी को अपने बल एवं शक्ति का स्मरण हो गया था। हनुमान जी भी चुपचाप बैठी थे जब ये कहा गया कि भाई सीता की खोज करने के लिए कौन जाएगा, तब जामवंत जी ने कहा का चुप साध रहा बलवाना, क्योंकि हनुमान जी जो है वो अपने बल, अपनी शक्ति को भूल चुके थे। तो इसलिए जामवंत जी ने उनको ये याद दिलाया कि का चुप साध रहा बलवाना, कि तो चुपचाप क्यों बैठे हो तुम, बलवाना माने इतने बलवान होते हुए भी चुपचाप चुप्पी साध कर क्यों बैठे हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम भारतीय जितने भी हैं इन्हें ये याद दिलाना पड़ता है, करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इनको एक अच्छा जब तक मार्गदर्शक नहीं मिलता तब तक ये आगे नहीं बढ़ते हैं। देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया है? तो लेखक ने हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक बताया है, बल का प्रतीक बताया है, शक्ति का प्रतीक बताया है। इसके बाद में देख लेते हैं खा नंबर। इसका पहले का नंबर हमने समझे, का नंबर में 5 क्वेश्चन थे वो हमने देखे। अब इसके बाद आया था खा नंबर। खा नंबर में हम नहीं समझते, ये वाला पैराग्राफ दिया गया है, मिट्टी खोदते हैं। अब देख लीजिए, आप अपनी अपनी किताब खोलकर देख लीजिएगा और किताब से ही समझ पाएंगे। तो हम नहीं समझते, मिट्टी खोदते हैं, ये यहाँ तक का जो पैराग्राफ था वो दिया गया है। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पूरे पाठ का संदर्भ एक ही रहेगा जो मैंने अभी पहले बताया है आपको। इसके बाद में पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश से रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक व्याख्या करके मैंने समझा दिया, इसके बाद आपको ये व्याख्या खुद ही करनी है। जो भी उसके नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन की उतनी ही लाइन की आपको व्याख्या करनी है। लेकिन अगर फिर भी कोई कठिनाई आती है, आपको व्याख्या करनी नहीं आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगी। इसके बाद देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की असफलता का क्या
कारण है? तो उत्तर में देख लेते हैं, लेखक के अनुसार आज हम अंग्रेजी विद्या पढ़ रहे हैं, अनेक पुस्तकों की रचना की जा चुकी है, अनेक उपयोगी यंत्रों का निर्माण भी किया जा चुका है, फिर भी हम विदेशियों पर आश्रित हैं, क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। देखिएगा, आत्मविश्वास जो है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो इसी के लिए ये पूरा निबंध लिखा है भारतेंद्र जी ने कि हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, आत्मनिर्भरता भी नहीं है, आत्मविश्वास नहीं। जब आत्मविश्वास होगा तभी तो हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। अभी मोदी जी का भी यही कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, तो उसके पहले हमें सबसे पहले क्या करना होगा? आत्मविश्वास करना होगा, यानी अपने पर भरोसा करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की थी? जब पहले के ज़माने में साधन नहीं होते थे, तब भी हमारे बुजुर्गों ने ऐसी ऐसी चीज़ों को की आविष्कार कर दिया था जो कि बाद में साइंस ने नहीं कर पाया। तो प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने नक्षत्र विज्ञान की खोज की तथा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? तो वर्तमान समय में सभी देश अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। छोटे छोटे देश भी अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए अपने विकास में लगे हैं, यहाँ तक कि जापान जैसा देश भी जो कि अधिक शक्तिशाली नहीं है, वह भी अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत है। तो ये थे इसके 5 क्वेश्चंस, यानी कि ये खा नंबर के 5 क्वेश्चन थे। का पहले हमने कराया और ये थे खा नंबर के 5 क्वेश्चंस। और देखते हैं अब गा नंबर। तो गा नंबर में क्या है? गा नंबर में क्या पूछ रहा है देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये आपको पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए, जो कि पहले हम बता चुके हैं आपको। प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या ही आपको करनी है। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है? देखिए, जो क्वेश्चन है जो कि आपको लग रहा है कि ये टफ है और ये मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनके सबके आंसर्स मैंने दिए हुए हैं। देखिएगा, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया? तो लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल जो है वो बताया धर्म को। धर्म जो है वो सभी उन्नतियों का मूल है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण बताया है? तो लेखक की धर्म नीति एवं राजनीति परस्पर मिली होना उनकी उन्नति का कारण है, यानी कि उनकी जो धर्म नीति है और राजनीति है वो आपस में मिली हुई है। राजनीति उनकी अलग नहीं है, धर्म से कोई भी उनकी राजनीति अलग नहीं है, इसीलिए वो क्या करते हैं? उन्नति करते चले जा रहे हैं, जबकि हम भारतीय उनसे पीछे रह जाते हैं इसी कारण से। इसके बाद देख लेते हैं इसका जो 5वां क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, वो है यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। इस पंक्ति का आशय जो है वो स्पष्ट कीजिएगा। तो इस पंक्ति का आशय क्या है वो देखते हैं। इस पंक्ति का आशय है, भारतेंद्र जी ने हमारे त्योहारों की तुलना नगर पालिका से करते हुए कहते हैं कि भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारों पर घर बाहर की सफाई की जाती है, जैसे कि दिवाली में हम अंदर बाहर सबकी सफाई करते हैं ना, इस तरह ये त्योहार नगर पालिका या नगर निगम की तरह काम करते हैं, जिसमें सभी अपने अपने घर आंगन की सफाई कर लेते हैं। इस तरह हमारा परिवेश अधिक स्वच्छ हो जाता है। यानी कि ये जो पंक्ति है, यही त्योहार तुम्हारी म्यूनसिपालिटी है, तो इसका जो इन त्योहारों की तुलना जो है वो नगर पालिका से की है, कि जिस तरीके से नगर पालिका साफ सफाई करवाती है, उसी प्रकार से जो हमारे प्रमुख त्योहार हैं वो भी हमारे घर को, हमारे घर के आसपास की जो है वो सफाई करवा देते हैं, सफाई कर देते हैं। दे बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं इसका जो घ नंबर है उसको देख लेते हैं। तो घ नंबर में क्या पूछा गया है? घ नंबर का जो पैराग्राफ है वो है ये सब, तो और यहाँ से डॉट डॉट कर दिया है मैंने, मत घटाइए। आप लोग चेक कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो घ नंबर का जो पैराग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है, मत घटाइए। तो इसका जो पहला है क्वेश्चन वो है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। संदर्भ आपको लिख देना है और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको कर देनी है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं, सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? तो भारतेंद्र जी कहते हैं कि समाज में प्रचलित व्रत नियम अनुष्ठान व त्योहार आदि ये सब हमारे सामाजिक धर्म हैं। इसके बाद अगले का जो क्वेश्चन है वो है, लेखक किस बात को ग्रहण करने को कहता है? किस बात को मानने के लिए कह रहा है, किस बात को ग्रहण करने के लिए कह रहा है? तो लेखक के अनुसार जिन बातों का निषेध समाज द्वारा किया जाता है, किंतु प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिसको समाहित किया
दिया गया है उन बातों को ग्रहण करने के लिए कहता है कि हमारे समाज ने उसको तोड़ मरोड़ दिया है, उसका बहिष्कार कर दिया है, लेकिन हमारे धर्म जो है, हमारे शास्त्र जो है, उसकी अनुमति देते हैं, तो उसको ग्रहण करने के लिए लेखक कह रहा है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। प्रस्तुत पंक्तियों में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कहा गया? हमारे यहाँ हमारे समाज में कौन कौन सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिसको कि उस दूर करने के लिए कवि वो लेखक कह रहा है? तो देखिए कह रहे हैं सारे सामाजिक धर्म हमारे पूर्वजों ने मानव के हित के लिए बनाए थे कि मानव जो है वो आपस में मिलजुल कर रह सके, परंतु उन्हीं के वंशजों ने अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मड़ोड़ कर उनका रूप ही बदल दिया। उनमें बहुत सारे पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए गए। हमें इन कुरीतियों से बचना चाहिए। लेखक क्या कह रहा है कि जो ये कुरीतियां, जो पाखंड जोड़े गए हैं, हमें इन कुरीतियों से बचना चाहिए, हमें इन कुरीतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लास्ट स्टेंजा इसका जो है वो है, इसका इंडिया नंबर देखते हैं। लास्ट जो है वो देखते हैं, हाय अफसोस, ये डॉट डॉट करके है और लास्ट में लिखा हुआ है उन्नति। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पाठ एवं लेखक का नाम लिख देना है, उसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है? तो लेखक ने भारतवासियों की अकर्मण्यता की भावना पर अफसोस व्यक्त किया है। लेखक, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेखक ने अपने देशवासियों पर किसकी उन्नति पर बल दिया है? लेखक ने धर्म की उन्नति पर बल दिया है। हमें अपने धर्म से विलग नहीं होना चाहिए और धर्म पर ही चलना चाहिए, तो उस पर जो है लेखक ने बल दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा ना करने को कहा है? हमें किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा ना करने को कहा, यानी कि उन्होंने स्वदेशी पर जोर दिया है, स्वदेशी पर बल दिया गया है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर। फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर